धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इनसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आपसे निवेदन है कि आप पहले इस भजन को सुन लें, फिर उसके बाद और सेवादार जुड़ेंगे, चर्चा शुरू करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सता रही है, कब आओगे
धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सदगुरु तुम्हारी यादें पल पल सता रही है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रोग्राम। अब आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने प्रोग्राम सच की राह टाइम्स पे जी। तो जैसे कि आप सबको पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया सब कुछ। इंटरेस्टिंग बोले तो काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह से चीज़ें कैसे मैनिपुलेट हो रही है। और मैं पहले दिन से कह रहा था आपसे कि चीज़ें उलझेंगी और आखिरकार मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप भी किसी के नक्शे कदम पे मत चल देना साहब। मेल का खेल बहुत बुरा है, लेकिन वो शासन प्रशासन का मसला, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आज मुझे हमारे ही एक शायद प्रेमी है और चंडीगढ़ से थे, वो उनका फ़ोन आया, मुझे कहा कि आप गलत बोलते हैं, आप ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, तो अगर आप साबित करो तो शायद मैं भी आपके साथ हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो आज मैंने ये निकाला है एफिडेविट, दोबारा से प्रिंट आउट निकाला है, और आप कहेंगे तो मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है उसकी, वो मैं दिखा दूंगा कि इसमें पैराग्राफ 9 और 10, क्योंकि जो एफिडेविट बनाया है जिसने भी, वो लीगल पेज के हिसाब से ना, मुझे पेज छोटे करने नहीं आते, तो जैसा है वैसे मैंने निकाला है। अब आपको इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। भाई मोहित की चिट्ठी की जांच रिटायर्ड जज से करवानी चाहिए। नहीं, रिटायर्ड जज से क्यों करवानी चाहिए, वो तो सीबीआई का मसला है साहब, आप चिंता ना करें, वो अपने आप करेंगे। जो भी देखिए, सीबीआई का जज कोई राह चलता वो मूंगफली बेचने वाला नहीं है। अगर उसके साथ किसी भी भाषा का, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सरकार का और जो बेल करने वाले लोग हैं उनका आपस का मसला है, वो देख लेंगे। मालिक का झगड़ा है साहब, कोई किसी का मालिक बना बैठा है, कोई किसी का मालिक बना बैठा है। तो कुछ लोग संगत का मालिक बने बैठे मानसिक तौर पर कि भाई जैसा हम कहेंगे वैसे पीछे पीछे चलेंगे। मैं देख रहा हूँ सुबह से व्हाट्सएप पर कि एक अजीब सी होड़ लगी है फेवर करने की। फेवर किस चीज का फेवर कर रहे हैं आप? कोई कह रहा है कि चलो कोई तो आया निकल के संगत में जिसने धमकी दी, यानी कि धमकी देना एक अच्छा काम है आप लोगों की नज़र में, आपको समझाया जा रहा है। व्हाट्सएप पे लिखने वाले वही लोग हैं, आपको तो सिर्फ शेयरर बना दिया, आपने सिर्फ शेयर करना है। और मैं इस बात को दावे से कहता हूँ, एक भी बात आपके द्वारा लिखी गई नहीं होती है, आप तो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट वाले हैं साहब। चिट्ठी की जांच की आवाज़ उठाओ भाईजान, जरूरत नहीं है साहब, सीबीआई का काम है, अपना आप कर लेंगे वो। क्योंकि मैंने सुरेंद्र भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि सीबीआई का जज कोई मूंगफली बेचने वाला नहीं है। अगर उसे धमकी की भू आ रही है, कि मैंने पढ़ा था, मैंने भी सोचा देख तो लूँ प्रोग्राम करने से पहले, तो मैंने दैनिक जागरण था शायद, उसके अखबार की जो एक लाइन है, और उससे भी छोड़ दो आप सारी बात, मैं एक किसी और विषय में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आप के बहुत सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, और लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा कर लूँ अपने तरीके से, फिर उस पर बात करेंगे आपके तरीके से, जैसे आप सुनना चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं पहले आपको जो एक्चुअल में दैनिक जागरण में छपा है उसको ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा, कि आखिर क्या लिखा है दैनिक जागरण में। सबसे पहले जो उसकी हेडलाइन है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये आपको दिखा दूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। भैया हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। ये लिखा है, ये दैनिक जागरण है, आप पढ़ सकते हैं, जागरण.com है, और इसमें ये पूज्य पिताजी का स्वरूप भी है। फिर ये कैप्शन भी लिखा है कि गुरमीत राम रहीम को रंजीत हत्याकांड में सजा सुनाए जाने से पहले जज को आया धमकी भरा ईमेल। अब इस खबर की हम तस्दीक कर लेते हैं सत्संग जी कि भाई इसमें है क्या। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं आपको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हल्का सा कि आखिर ये मसला क्या है। धमकी वाला जो मसला है उसे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं एक बार, और आप सुनिएगा। रंजीत सिंह मर्डर केस, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जी को रंजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला की विशेष अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले धमकी भरा ईमेल आया था। सेशन जज के ईमेल एड्रेस पर यह मेल आया था। अब नीचे जो खबर है, मैं आप सबके मैसेज हाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरी नजर पड़ी जाती है। मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा, लेकिन अभी पहले मैं पढ़ कर सुना दूं, फिर उसके बाद आपको एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि खबर क्या है। आप लोगों को तो जैसा व्हाट्सएप पे अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो जी शेयर कर देते हैं। जो एक्चुअली अखबार की खबर है वो आपको सुनाना, पढ़ के ध्यान दीजिएगा। जागरण संवाददाता, पंचकुला रंजीत सिंह हत्याकांड में पंचकुला की विशेष अदालत द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख 5 दोषियों को
सोमवार को सजा सुनाई गई, लेकिन जज द्वारा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व अन्य को सजा सुनाए जाने से पहले एक ईमेल आने से हड़कंप मच गया। यह धमकी भरा मेल जज के ईमेल एड्रेस पर आया था। और एक चीज समझिए, मैं सच को पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ आपको, दैनिक जागरण पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये खबर लगभग आज मोस्ट ऑफ द प्रमुख अखबार जो भी हैं आसपास, जो डेयरी खबरों पर नजर रखते हैं, जिन्हें आपने पढ़ा है, पढ़ते रहे हैं, उन सब पर यह खबर आज की तारीख में है। इस ईमेल के बारे में सीबीआई के विशेष जज ने गुरमीत राम रहीम से भी पूछा, लेकिन उसने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी कि यह धमकी भरा मेल जज के ईमेल एड्रेस पर आया था। इस ईमेल के बारे में सीबीआई के विशेष जज ने गुरमीत राम रहीम सिंह से भी पूछा, लेकिन उसने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। इस मामले के खुलासे से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया कि यार ऐसा कैसे संभव है कि जज साहब को कोई धमकी दे सकता है। ऐसी बेचैनी हो गई लोगों को एक खबर सुनकर। फैसले के दौरान जज ने गुरमीत राम रहीम से पूछा, क्या डॉक्टर मोहित गुप्ता को जानते हो? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एक ईमेल, ये मैं आपको दिखा दूं, कभी कहोगे विश्वसनीय सूत्र ऐसे जोड़ दिया कि हमारे बहुत सारे खलीफा हैं वो कुछ भी जोड़ देते। देखिए लिखा है विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार एक ईमेल डॉक्टर मोहित गुप्ता नामक व्यक्ति के मेल एड्रेस से आया। उसका पता हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का बताया गया। यह नाम से पहले भी कई बार मेल आ चुकी थी। उन ईमेल में, अब आप ध्यान दीजिएगा साथ जो अगली जो लाइन है, 2-3 ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो एक अलग विषय, लेकिन बहुत सरल भाषा में है। इस नाम से पहले भी कई बार ईमेल आ चुकी थी। उन ईमेल में गवाहियों के बारे में भी टिप्पणियां की जाती थी। कल फैसले से पहले आए ईमेल के बारे में जज ने वकीलों से पूछा और उसके बाद राम रहीम से पूछा। जज ने राम रहीम से पूछा कि क्या डॉक्टर मोहित गुप्ता को जानते हो? यह व्यक्ति डेरा में रहता है। एक क्वेश्चन मार्क के साथ है ये सवाल कि क्या तुम डॉक्टर मोहित गुप्ता को जानते हो? क्या यह सिरसा में रहता है? सिरसा नहीं, डेरे में रहता है। यह व्यक्ति डेरा में रहता है विद क्वेश्चन मार्क। राम रहीम ने इसके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। जब पिताजी जानते ही नहीं है साहब, तो कैसे कहें कि हाँ ये बंदा वहाँ पे डॉक्टरी करता था, मैं इसे जानता हूँ ऐसे वैसे। क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुझ जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, आध्यात्मिक रूप से पिताजी सबको जानते हैं, सबको। लेकिन जब बात आती है कि भाई जान पहचान का मतलब होता है कि हम तो एक दूसरे इंटरेक्शन करते हैं। अब रिंकू है, अभी गांव चला गया, रिंकू मुझे जानता है, मैं रिंकू को जानता हूँ, ये हमारी जान पहचान है। सेशन जज की मेल पर आए पत्र में धमकी की बू आ रही है। विशेष जज ने कहा कि आज डॉक्टर मोहित गुप्ता के नाम से एक ईमेल आया जिसमें से धमकी की बू आ रही है। बचाव पक्ष के वकील अजय वर्मन ने बताया कि इस बारे में पहले हाई कोर्ट में शिकायत दी जा चुकी है और उसे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने डॉक्टर मोहित गुप्ता के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। वहीं सुनवाई के दौरान एक दोषी अवतार सिंह ने कहा कि हम इस मामले में बेकसूर हैं। उसने 4 लोगों के नाम भी कोर्ट में लिए, जिस पर जज ने पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं यह नाम लिए, तो उसने कहा कि हमें पहले बोलने का मौका नहीं मिला। दोषी कृष्णलाल ने कहा कि हम तो बाबा जी के शिष्य हैं, हमने कुछ नहीं किया। अब सत्संग जी देखिए, आपको और तमाम उन लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हम चीज़ों को सिर्फ उलझा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आज जब एक साथी सेवादार का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मुझे कि आप कैसे हम किसी के बारे में कह रहे हैं कि पहले तो आप कहते थे कि आपने प्रोग्राम में कहा कि डॉक्टर मोहित तो बहुत अच्छे हैं, उनको पिताजी की तरफ से अनऑफिशियली ड्यूटी लगाई गई है बोलने की। जब कोई एक लिखारी मीन्स कि एक लेखक जब एक भजन लिखता है तो वो कहता है कि मुझे पिताजी ने ख्याल दिया है, मैं इसलिए भजन लिख रहा हूँ। जब कोई भजन गाने वाला कहता है कि मुझे पिताजी ने ख्याल दिया इसलिए मैं गा रहा हूँ। और हमारा भी यही मानना है कि हम बोल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि पिताजी की रहमत है, उनके द्वारा ये बुलवाया जाता है ना। हम तो सिर्फ भोपू हैं साहब, हम क्या बोल सकते हैं अपनी तरफ से, हमें तो बोलना भी नहीं आता। तो मैं पहले दिन से, उन्होंने मुझे कहा, आज जिन भाई से बात हुई मेरी, मैं नाम भी बताऊंगा बाद में, उन्होंने कहा कि आप कहते थे कि भाई मोहित गलत है तो साबित करो, और तथ्यों के आधार पर कि पिताजी के केसों को कैसे एफिडेविट इफेक्ट
कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। अगर हमें लगेगा कि आप सही हैं तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। तो मैंने कहा मैं आपसे फ़ोन पे नहीं, ये जिज्ञासा लाखों करोड़ों लोगों की है, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि आखिर एफिडेविट से कैसे मुकदमा प्रभावित हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात समझें कि जिन 2 केसों में अभी तक सजा हुई है, 3 केसों में, जिनमें से 2 में खट्टा सिंह ने सिर्फ ये कहा है कि मैंने ऐसा सुना। कैसा सुना? कि बाबा जी ने कहा कि जाओ और उसको रंजीत को गोली मार दो और छत्रपति को गोली मार दो। ये सुना। उसके पास ना तो कोई रिकॉर्डिंग है, उसके पास ना तो कोई और कोई वीडियोग्राफी एविडेंस, कुछ नहीं है। वो सिर्फ कह रहा है कि मैंने सुना ऐसा, और उसकी इस सुनी सुनाई गई बात पर पूज्य हजूर पिताजी को आजीवन कारावास हो गया साहब। 302 120 बी के तहत पिताजी आजीवन कारावास के तहत आज सुनारिया जेल में है। ये 2 सुनी सुनाई बातों पर। अब आते हैं एफिडेविट पर। ये एक एफिडेविट है जो जिसका फॉर्मेट आप सबको कुछ दिन पहले भेजा गया। ये हिंदी का है और एक इंग्लिश का भी है। शातिराना तरीका क्या था? मैंने कहा था सैम नाम है भाई का, चलिए बता दूं आपको। सैम भाई को मैंने कहा कि सैम भाई कि आज हम इस पर बात करेंगे, आपका सवाल ठीक है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन मैं अगर एक एक 1 on 1 करके सबको फोन पे जवाब दूंगा तो मेरे लिए संभव नहीं है। और ये सभी के लिए खुला विकल्प है कि हम अंतिम रविवार को लगभग कोशिश करते हैं कि हम सिरसा रहें। अगर कहीं मुझे जाना ना हो, मीटिंग वगैरह ना हो, तो हम होते हैं सिरसा। जिस भी साथी को लगता है कि बैठ के बात करनी है, वो सिरसा सासनाम जी धाम में जो पहला वाला पार्क पड़ता है, 45 मेंबर कमेटियों के जो कमरे हैं जहाँ पर सेवादार बैठते हैं, उसके सामने एक लंबा सा पार्क है। हम जब से जा रहे हैं बराबर हमारी टीम के जो भी साथी हमारे साथ होते हैं, वो सभी वहीं बैठकर हम बात करते रहे हैं सेवादारों से, और बहुत सारे सेवादारों को इस बारे में पता भी है कि हम रेगुलर वहीं बैठते हैं हमेशा। मैंने कहा कि हम लोग आज एफिडेविट में बात कर ले, सबको जानकारी होनी चाहिए एफिडेविट से क्या हो सकता है। उन्होंने कहा तुम तो कहते थे बहुत अच्छा है मोहित, तो मैंने कब कहा कि बहुत बुरा है। अगर मुझे लगा कि इस एफिडेविट की वजह से चीजें खराब हो गई, मैंने बात भी की, मैंने रंजीत से भी बात की इस बारे में, उसने भी मुझे कहा कि नहीं ठीक है, तेरी समझ में नहीं आएगा, तेरा प्रोसेसर बहुत स्लो है। मैंने कहा ठीक है। फिर उस दिन के बाद मैंने उनसे बात सबसे करनी बंद की, क्योंकि शातिराना चाल क्या थी कि एक पहले इंग्लिश में एक एफिडेविट आता है साहब, जिसमें कि हम गुरुजी के चेले हैं, गुरुजी को फंसाया गया, इस तरह का एक फॉर्मेट था, और मेरे द्वारा दिए गए इस एफिडेविट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया। लेकिन जब हिंदी वाला एफिडेविट आया तो साहब मेरा माथा ठनकना कहते हैं कि चौकन्ना हो जाना साहब, कि एकदम से अरे ये क्या चीज़ है। तो अब देखते हैं ये क्या चीज़ है साहब। ये एफिडेविट है, इसको पढ़ के सुनाना, ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर लाइन लिखी है कि मैं डैश सन ऑफ डैश, मेरा पता, निवासी, जिला, सब कुछ है इस तरीके से। मैं विजेंद्र कुमार पुत्र श्री गंगाराम, उम्र 42 साल, वर्ष आधार नंबर इतना इतना, निवासी दिल्ली त्रिलोकपुरी, तहसील पूर्वी दिल्ली, जिला पूर्वी दिल्ली और प्रदेश दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये इस तरीके से लिखा है इसमें। जहाँ पर एक कॉलम खाली छोड़ गए वहाँ पर आप अपना नाम भरे, इस मंशा के साथ आपको एफिडेविट्स दिए गए। इसमें लिखा है, दूसरा कॉलम है कि बयान किया जाता है कि मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को पिछले 30 वर्षों से अनुयायी हूँ, उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। डेरा सच्चा सौदा के नियमों को मानते हुए तथा मेरे गुरुजी द्वारा बताए गए देश व समाज हित में मानवता भलाई के कार्य करते हुए अपने जीवन व्यतीत करता हूँ। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का नशा अथवा मांसाहार सेवन नहीं करता। इसमें जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि उन्हें अपना गुरु मानता या मानती हूँ। डेरा सच्चा सौदा के नियमों को मानते हुए तथा मेरे गुरुजी द्वारा बताए गए देश व समाज हित में मानवता भलाई कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता हूं या करती हूं। तीसरी लाइन है, बयान किया कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा मुख्यालय में 10 अगस्त 2017 से 16 अगस्त 2017 तक मौजूदा डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के 50वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही बात है। बयान किया कि 17 अगस्त 2017 को शाम को डेरा सच्चा सौदा से संबंधित सेवादारों, किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोगों की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह
ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, मैं भी अंडरलाइन कर दूं कि पिछली बार शायद मुझे समझ में नहीं आता, इस बात पर चर्चा नहीं हो पाई थी, अभी पढ़ा है तो कुछ शॉक लगा हल्का सा दिमाग में। आप भी ध्यान दीजिएगा कि मासिक मीटिंग का आयोजन इस बार हर बार की तरह डेरा प्रमुख जानते हैं आप कौन है? पूज्य हजूर पिताजी। डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर किया गया था, जिसे तेरावास कहा जाता है, जिसमें हर बार की भांति बड़ी संख्या में सेवादारों ने शिरकत की थी और मैं भी इस मीटिंग में मौजूद था या मौजूद थी। ये उस व्यक्ति के लिए है जो इस एफिडेविट को भरेगा ना, ये उसके लिए है कि भाई मैं उस मीटिंग में मौजूद था। अगर जैसे मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैं उस दिन मीटिंग में था, ये आपके द्वारा दिया जा रहा है। बयान किया जाता है कि मीटिंग में जन समुदाय से संवाद बनाने के लिए माइक से बातचीत करवाई जाती थी और इस प्रकार उस दिन भी माइक से बातचीत करवाना शुरू किया गया। बयान किया कि उस दिन मीटिंग की शुरुआत से ही माइक पर लोग इस प्रकार से बातें कर रहे थे जिससे ज्यादा अलग अलग राज्यों के 45 मेंबर सदस्य थे जो अलग आगे बैठे हुए थे और 4-5 लोग संगठित होकर बारी बारी से माइक पर बोल रहे थे। गुरुजी, यदि आपकी ओर किसी ने उंगली उठाई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गुरुजी हर व्यक्ति की बात के जवाब में यही कहते रहे कि हमें प्रेम के मार्ग पर चलना है। परमपिता जी शास्त्रनाम जी कुछ होने नहीं देते। इसके साथ साथ वे यह भी कह रहे थे कि इस मुद्दे से अलग राम नाम की कोई बात करो, लेकिन राम नाम की बात करने वालों की बात नहीं करवाई गई। क्लॉज नंबर 7 है। बयान किया कि डेरा प्रमुख से संबंधित मुकदमों की कोई भी जानकारी डेरा की साथ संगत अनुयायियों को कभी भी डेरा के किसी भी मंच से, सत्संग में, मीटिंग में अथवा किसी भी किताब, ग्रंथ, मैगजीन, अखबार, सच कहूं इत्यादि में नहीं दी गई थी। इसलिए 17 अगस्त 2017 की मीटिंग में किस बात पर इतना गुस्सा, आक्रोश दिखाया जा रहा था, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बयान किया है कि इसी दरमियान, अब देखिएगा जो टर्निंग पॉइंट है इस पूरे एफिडेविट में, बयान किया कि इस दरमियान मीटिंग में माइक पर संजय 45 मेंबर यूथ समिति दिल्ली ने माइक पर कहा कि पिताजी, अगर आपको कोर्ट जाना है तो आप हम सबके ऊपर से होकर कोर्ट जाओगे। इसके बाद मुझे मालूम हुआ कि अदालत में संबंधित कोई मसला है जिसको लेकर आज सभी जिम्मेदार गुस्से में है, यानी आक्रोशित है। अब ये नोवा कटा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरा मैं दिखाता हूं, मैंने खोल के रखा हुआ है। और किसी को लग रहा हो विजेंद्र अपनी तरफ से कहानी पढ़ के सुना रहा था, आपके पास पुरानी पीडीएफ पड़ी होंगी, देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको यही सब, पूरा मसाला यही है। इसमें लिखा है कि बयान किया, 9 नंबर कॉलम है साहब, पैरा नंबर 9। बयान किया कि संजय के बोलने के बाद सभी सेवादार खड़े होकर संजय की बात का समर्थन करने लगे कि जैसे संजय ने कहा कि पिताजी, गुरुजी, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे, अगर आपको जाना है तो आप हमारे ऊपर से होकर के जाएंगे। सभी सेवादार खड़े होकर संजय की बात का समर्थन करने लगे, जिस पर गुरुजी भावुक हो गए। देखिए कितना शातिराना तरीके से लिखा गया है कि सभी लोग खड़े होकर इस बात का समर्थन करने लगे। इसमें यह नहीं लिखा कि हाँ मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, मैं भी इस बात का खड़े होकर समर्थन कर रहा था, यह नहीं लिखा है कहीं भी। इसमें लिखा है कि सभी लोग खड़े होकर समर्थन करने लगे, मैं नहीं कर रहा, बाकी सब लोग कर रहे हैं। खड़े होकर संजय की बात का समर्थन करने लगे, जिस पर गुरुजी भावुक हो गए, भावुक बोलते हैं इमोशनल हो गए और सभी से कहने लगे कि हम आपकी भावनाओं को रौंद कर नहीं जाएंगे। इसके बाद सभी सेवादार शांति से बैठ गए और खुश हो गए। बयान किया कि थोड़े ही समय बाद जगजीत सिंह, जो कि डेरा की प्रमुख मुख्य प्रबंधन समिति का हिस्सा है, उसने माइक पर कहा कि पिताजी, आप 24 तारीख की मीटिंग यहीं सिरसा दरबार में रखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मुझे पता चला कि कोर्ट का जो मसला है वो 24 तारीख के आसपास का है। पैरा नंबर 11। बयान किया कि इस दौरान रामकरण, जो कि
साध संगत से संबंधित राजनीतिक विंग का मुख्य सदस्य है, उसने कहा पिताजी आप चुप कर जाओ, हम आपकी नहीं सुनेंगे। पैरा नंबर 12, बयान किया कि महिलाओं में से भी इसी दौरान गुरचरण कौर, जो कि डेरा की सहयोगी संस्था यूथ वीरांगनाओं की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि पिताजी अब हम अपने वाली करेंगे, अब हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम संत मत में हैं और संत मत केवल अहिंसा के मार्ग पर चला है। बयान किया कि मीटिंग में आखिरी समय में हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा, जो कि गुरु जी द्वारा गोद ली हुई धर्म की बेटी है, उन्होंने कहा कि पिताजी जब अदालत का फैसला आए तो ऐसा होना चाहिए कि डेरे का बच्चा बच्चा सड़कों पर हो, सभी अपनी दुकानें बंद रखें और कोई नौकरी पर ना जाए। 14 नंबर पे लिखा है कि बयान किया कि मेरे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने हमें कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा करना नहीं सिखाया और कभी भी साथ संगत के बीच अपने किसी भी विरोधी अथवा अपने खिलाफ पनपने वाली किसी भी साजिश का जिक्र नहीं किया। जनहित के कार्यों के अलावा उन्होंने कभी भी अपने किसी भी समर्थक से अपने हक में कभी कोई भी समर्थन नहीं मांगा है। 15 नंबर, बयान किया कि अदालत के फैसले से एक दिन पहले भी डेरा प्रमुख ने ट्विटर तथा मीडिया में वीडियो जारी कर कानून का सम्मान करने का आदेश दिया था, जिसे साध संगत तक नहीं पहुंचाया गया। मैं यह बयान संजीव झा पुत्र श्री वासुदेव झा, उम्र 47 साल, निवासी F16 महावीर इंक्लेव गली नंबर 4 नई दिल्ली को दे रही हूं। मैं संजीव झा को यह स्वीकृति देती हूं वो इस बयान को कानून की मदद के लिए स्वयं या जिसे चाहे उसके जरिए किसी भी अदालत में पेश कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथ संगत, ये पेश किए जा चुके। उपरोक्त बयान 1 से 16 बिंदु तक बताई गई पूरी जानकारी सही है, मेरी जानकारी पर लिखी गई तथा मेरी सहमति लिखी गई, इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है तथा इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। अब देखिए साथ संगत जी, ये एफिडेविट है। अब इसका पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों पर या डेरा सच्चा सौदा की आन बान शान, पूज्य हजूर पिताजी की आन बान शान पर कैसे फर्क पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि खट्टा सिंह के सिर्फ इस बयान पर कि मैंने सुना, मैं कमरे के बाहर था, मैंने सुना कि डेरा प्रमुख कह रहे हैं कि भाई छत्रपति को गोली मार दो, वो कह रहे हैं कि रंजीत को गोली मार दो, सिर्फ सुना है मैंने। और यहां आपकी जानकारी के लिए एक बात और जोड़ना चाहूंगा बीच में कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है या नहीं पता है, मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि 2018 में 29 नवंबर या 26 नवंबर के आसपास एक डेट थी पंचकुला में, जिसमें PIL के तौर पर थी वो डेट। उसमें था कि पंचकुला दंगे में डेरा प्रमुख और डेरा प्रमुख के परिवार का नाम शामिल क्यों नहीं है, जबकि डेरा प्रमुख के आवास पर 17 अगस्त 2017 को प्लानिंग होती है, दंगे की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर वहां से दंगा करने के लिए पंचकुला पहुंचते हैं। तो डेरा प्रमुख और उसके परिवार को पंचकुला दंगे में मुख्य आरोपियों के तौर पर नामजद कराया जाए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये एक PIL है। आप पूछ लीजिए, जो आप जिन्होंने एफिडेविट बनाया साहब उनसे पूछ लीजिएगा, उन्हें भी पता है इस बात का कि हाँ इस तरह की कोई PIL लगी हुई है। और ये तो बाकायदा खट्टा सिंह का एक वकील है, वो उसने भी एक लाइव वीडियो ढूंढूंगा, मिलेगी वो भी दिखाऊंगा आपको, शायद कल परसों मुझे मिल गई तो वो भी दिखाऊंगा आपको, कि जिसमें उनका वकील भी कह रहा है, खट्टा सिंह का वकील कह रहा है कि हमने कोर्ट को कहा है कि अपील की है कि राम रहीम को भी इस पंचकुला दंगे में शामिल किया जाए। अब देखिए बात, उन्होंने कहा कि राम रहीम के सामने सारा कुछ षड्यंत्र रचा गया। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है एक जगह, अभी मैंने बताया था आपको कि इसमें लिखा था कि हाँ कॉलम नंबर 4,
इसमें लिखा है, ये अंडरलाइन किया मैंने कि आसानी से आप सबको बता पाऊंगा, दिखा पाऊंगा। इसमें लिखा है कि, चलिए मैं आपको दिखा दूं ऐसे करके, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं, अब देखिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप मेरी किसी बात से सहमत हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करते हुए किसी का साथ छोड़ दें, किसी का साथ पकड़ लें। नहीं, जहां आपका मन करे वहां। मेरा काम है चीजों को तथ्यों के साथ आपके सामने लाना, और फिर उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी विवेक बुद्धि का मसला है साहब। यह है कॉलम नंबर 4। बयान किया जाता है कि 17 अगस्त 2017 को शाम को डेरा सच्चा सौदा से संबंधित सेवादारों किसी भी प्रकार की सामाजिक सेवा करने वाले लोगों की मासिक मीटिंग का आयोजन हर बार की तरह डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर किया गया था। कहां की गई थी मीटिंग साहब? डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर। जब डेरा प्रमुख के निवास स्थान पर कोई मीटिंग हो रही है या कोई चर्चा हो रही है, तो आप कैसे इस बात को मान सकते हो कि कोई अलग हो जाएगी चीज? कोई चीज अलग कैसे हो जाएगी? अब पिताजी को हम कैसे अलग कर पाएंगे इस मसले से कि भाई पिताजी को तो पता ही नहीं है, पिताजी जानते नहीं, लेकिन यहाँ आपसे एफिडेविट लिए गए हैं, आप सबने लिख करके दिया है कि हाँ डेरा प्रमुख के घर पे मीटिंग थी, जिसे तेरावास कहा जाता है, और हम भी उसमें थे, और सारी साजिशें वही रची जाती। 45 मेंबर उछल के कह रहे थे सारे कि भाई पिताजी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे छुट्टी कर लें, अपने घर पे रहें, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब लोग सड़कों पर आ जाएं। ये बहुत विचित्र स्थिति है शासन जी। एक खट्टा सिंह के सिर्फ ये कहने से कि हाँ मैंने सुना है कि बाबा जी ने कहा कि रंजीत को गोली मार दो, बाबा जी ने कहा कि छत्रपति को गोली मार दो, मैंने सुना। उसने गोली चलाते हुए नहीं देखा, उसने बंदूक देते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने सुना। उसने क्या सुना? उसने यह सुना कि जाओ रंजीत की हत्या कर दो, जाओ फलाने सिंह को मार दो। अब जब आप तमाम एफिडेविट दे चुके हैं और उनको कहां इस्तेमाल करेगा कोई व्यक्ति? अभी अखबार में जो लिखा है, अखबार में ये कहा गया कि पूछा जज ने कि क्या तुम किसी डॉक्टर मोहित गुप्ता को जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं जानते साहब, हम नहीं जानते। संत वचन पलट जाए, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड सा, ऐसा हमने सुना है। अगर पिताजी ने कहा कि नहीं जानते तो सब बात ही खत्म होती है, नहीं जानते। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो पिताजी अक्सर कहा करते कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। जैसे जिस व्यक्ति का अनुसरण करोगे वैसी बुद्धि विवेक आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टोरीज पहले से तैयार हैं। जैसी सीबीआई के जज ने कहा कि एक मेल धमकी भराया, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव खबर को पॉजिटिव में कैसे दिखा रहे? देखो जी कोई तो आया धमकी देने वाला, किसी ने तो दी, लानत है तुम पे जो नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, अब तो सीख जाओ। यानी कि आपको उकसाया जा रहा है, आपके दिमाग में जो जहर डाला गया है उसमें तड़का लगाया जा रहा है साहब अपनी बातों का। दूसरी बात, किसी ने लिखा कि देखो जी कितनी बढ़िया बात है, पिताजी ने जट्टू इंजीनियर में कहा था कि बेटा मशहूर हमें थोड़ी, मशहूर तो तुम्हें होना है। क्या किसी को धमका करके, किसी को गलत बोल करके हम मशहूर होना चाहते हैं? पिताजी ने दिखाया कि बेटा मशहूर किन को होना है? मशहूर मेहनत करके तैराक को होना है, मशहूर खेती बाड़ी करके, जो जट्टू इंजीनियर में दिखाया। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार तुम किसी को धमकी देना या किसी को धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कहा। लेकिन जब इसकी बात आती है, जब बात यह आती है कि भाई एफिडेविट का इस्तेमाल कैसे होगा, जब एक किसी ने नहीं धमकाया किसी को भी, कबीर साहब थोड़ा सा मसला है कुछ, सब सतगुरु की भक्ति छोड़कर अपने अपने वालों की भक्ति में लगे, सब एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। किसी ने मेल किया, जज साहब ने नाम लेकर के पूछा पिताजी से कि भैया क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं, ये डेरा सच्चा सौदा में रहता है? पिताजी ने कहा नहीं। जब पिताजी ने कह दिया कि भाई हम नहीं जानते, फिर भी हम पूरा जोर लगा रहे हैं साहब कि नहीं पिताजी जानते हैं, जब पिताजी ने मना किया कि हम नहीं जानते, तो इस बात पर ये जोर क्यों कि भाई सब कुछ बढ़िया कर दिया, सब कुछ बढ़िया किया है, सारी जानकारियां
मुझे ये भी मेरा सवाल रोज एक रहता है। और सैम साहब, अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आपने कहा मेरे पास फाइल है, तो आप उस फाइल में से एक पन्ना जरूर ढूंढिएगा जिसमें ये लिखा हो कि डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की एक मेडिकल रिपोर्ट है 145 पन्नों की, जिसे आप क्या बताते हैं मुझे नहीं पता है। उस मेडिकल रिपोर्ट के लगने के बाद जज का, जो माननीय जज रहे हैं उस मुकदमे में, जो उसको जिन्होंने वो पढ़ा, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद। क्या उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद पिताजी का कोर्ट में आना बंद हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो रही थी, या जज ने कहा नहीं नहीं ये तो फर्जी है यार, इसको हटाओ रिपोर्ट को, हमें इस रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं है। प्लीज आप संगत को ये भी बताएं कि आखिर उस 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट की आप चर्चा करते हो, रोज ले लेके बैठ जाते हो पोथी पत्रा, उस पोथी पत्रे में अगला पन्ना क्या था जिसमें यह कहा गया कि ये आखिर मसला क्या है। कौन बताएगा इस बात कि आखिर उस रिपोर्ट के लगने के बाद क्या रहा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, होशियार रहो, मुझ जैसे किसी भी बंदे के पीछे ना लगो। सिर्फ गुमराह करेंगे, सिर्फ गुमराह करेंगे। और मंशा किसकी क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमारी आंख आज भी नहीं खुल रही है, फिटे मुंह है हम सब, कि पिताजी ने कह दिया कोर्ट के अंदर खड़े होकर के कि हम मोहित को नहीं जानते, लेकिन आप और मैं जोर लगा रहे नहीं जानते हैं जी, देखो फोटो भी है। अरे पिताजी के साथ हजारों लोगों की फोटो है। पूरे नेपाल में जब सेवा पे थे हम लोग, वहाँ अनिल चावला जी और एक हमारे शिरोही जी थे, और एक ब्रह्मचारी, मेरे नाम ख्याल से निकल गया उनका भाई का, वो भी फोटोग्राफी कर रहे थे। और पिताजी की दया मेरे से मुझे भी फोटोग्राफी करने का मौका मिला। मैंने कई हजार फोटो पिताजी के खींचे नेपाल भूकंप के दौरान। अगर आज आप बोलो कि बिजेंद्र को जानते, पिताजी नहीं पहचानेंगे, और मैं क्लेम भी नहीं करता कि मुझे जानते हैं। सही सावन जी सिर्फ पिताजी हैं, उसके अलावा सब झूठे, सब मिथ्या है। मैं भी झूठ हूं, मैं भी झूठा हूं। और जो आपको गुमराह कर रहा है, जो चाहता है कि आप उसके पीछे खड़े हो जाए, सब हर व्यक्ति गलत है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हर अखबार में प्रमुखता से छपा है। अजय बर्मन जी का भी बयान है। डांगी जी आपके लिए जवाब है ये। तेरे को क्या मालूम पिताजी ने क्या कहा है या नहीं कहा है, कोर्ट वाले तो क्या बता, झूठ है या सच। देखिए, अब तक जो सुना है, अजय बर्मन जी ने कहा कि जब जज ने पूछा गुरुजी को कि क्या तुम उसको जानते हो, न्यूज़पेपर वालों पे भरोसा नहीं साहब। हमारे एक वकील हैं इस मुकदमे में, अजय बर्मन, उनका एक इंटरव्यू कल सच कहूं के एक जो न्यूज़ चैनल है, वेब चैनल है, उस पर शाम को 9 बजे के लगभग चला है, आप उसे देखिएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी किसी बात पे यकीन करें, मैं तो वो दिखा रहा हूं। कितने आगे आगे देखिए होता है क्या पता नहीं, कितने गुप्तों का नाम आएगा डेरा के विरोध में। आप उसी जज की क्या कह रहे हैं, आप उसी कहाँ चले गए साहब, कमचंदी दंदन सदगुरु तेरा आसरा। मकसद वक्त आने दो साहब, सबके पता लगेंगे। देखो, अब पिताजी ने कहा कि मैं नहीं जानता, तो इस पर मकसद गैर मकसद की बात है। सच में ही गलत लाइंस लिखी हुई है, सच में ही गलत लाइंस लिखी हुई है जो पिताजी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सचिन इंसा जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इस्तेमाल किया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एफिडेविट्स पिताजी की जमानत ना हो जाए उसमें इस्तेमाल होंगे, लिख के देता हूं मैं आपको आज। मेरी इस बात को, ये मिटेगा नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, प्रोग्राम डिलीट नहीं करता कभी। मैंने किसी के बारे में क्या कहा वो हमेशा है, किसी के पक्ष में था, आज किसी के खिलाफ हूँ, वो भी कल भी था और आज भी हूँ। और 101% ये पूज्य पिताजी की जमानत में ये कागज इस्तेमाल होंगे। जिस दिन पिताजी की जमानत लगाई जाएंगी उस वक्त ये कागज
आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप फाइल के पन्ने दिखाते हो ना, पलट पलट के ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ही अंशुल के पास भी एफिडेविट्स मिलेंगे आपको। यही एफिडेविट की कॉपीज आपको जगसीर के पास भी मिलेगी, रंजीत के बेटे के पास। और ऐसी कॉपीज जो आपके एफिडेविट की कॉपी लगेगी, अरे 5 रुपया पेज लगता है साहब, आप निकलवा लो कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज स्टैंप लग करके मिलेंगी कि ये दस्तावेज लगाए गए हैं मुकदमे में। उनके पास ये पहुंचेंगे एफिडेविट, और इन्हीं एफिडेविट्स के आधार पर जब पूजारी पिताजी की जमानत के लिए जाएंगे तो गुंडों के सरदार हैं साहब, इन्होंने हक लगाई है। इसमें लिख रहे हो ना आप कि लोगों ने उकसाया हमें। अब और इससे ज्यादा मैं और किस भाषा का इस्तेमाल करूं? एफिडेविट डांगी साहब देख खुद रहे हो, गद्दार हमें बता रहे हो, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आपको पता ही नहीं कि आपके दिया गया एफिडेविट कहां इस्तेमाल हो रहा है। जब आप एक बात समझिएगा, कई हजार पन्नों की जब फाइलें डॉक्टर साहब के पास हो सकती है, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट टीम के पास हो सकती है, चंडीगढ़ के बहुत सारे सेवादारों के पास हो सकती है, तो क्या इन एफिडेविट्स की कॉपी जब आप कहीं प्रोड्यूस करेंगे, किसी भी कोर्ट में लगाएंगे जिसमें लिखा है कि हाँ ये दंगे की साजिश की गई है, साजिश ये साहब, ये जो ये भाषा है ना, ये साजिश की भाषा है। कैसे साजिश? इसमें लिखा है, बहुत साफ साफ लिखा है कि 45 मेंबर कह रहे थे कि हम आपको जाने नहीं देंगे। फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे बात का मान रखें, तुम्हारी बातों के ऊपर से नहीं जाएंगे। इसका मतलब सहमति दी है गुरुजी ने कि ठीक है जो तुम करोगे हमें मंजूर है। ये अंडरस्टूड वाली भाषा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हैं। पिताजी के साथ में तो तब सच बोलने की क्षमता रहेंगी साहब आप लोगों की, या मेरी तब रहेगी जब वो हमें पहचाने। हमने कहा कि यार कि हम हैं। जज ने पूछा क्या ये तुम जानते हो उनको? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते। कोई तो एक झूठ बोल रहा है, पिताजी बोलेंगे नहीं साहब झूठ, तो फिर दूसरा व्यक्ति तो पक्का झूठा है। अगर विजेंद्र कह रहा ना कि मैं पिताजी को जानता हूं, और पिताजी ने कहा मैं नहीं हम नहीं जानते विजेंद्र को, तो साहब सतगुरु झूठ नहीं बोलता है। सतगुरु झूठ नहीं बोलता है। जब बात मेडिकल रिपोर्ट्स की तब कहते थे क्या अच्छा झूठी रिपोर्ट लगवा के आएंगे वो? क्यों भैया कहाँ गए वो बड़े बड़े तुर्रम खां थे जो मुझसे बात किया करते हैं फोन पे कई कई घंटे रात को? उनसे सवाल है मेरा कि क्या आज पिताजी झूठ बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि हम मोहित को नहीं जानते? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज साहब ने सुनी ये बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हमारे वकीलों ने सुनी ये बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीबीआई के वकीलों ने इस बात की तस्दीक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जगसीर के वकीलों ने भी बात की। अरे सारी दुनिया के अखबार बोल रहे हैं, सारी दुनिया के वकील बोल रहे हैं सरकार गुरप्रीत भाई इलाज कराओ। इलाज कराओ, नजरिए का इलाज कराओ। नजर का तो ऑपरेशन हो सकता है साहब, इस नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता जो आप बना चुके हो किसी के प्रति। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि आप कैसे किसी भी आप पिताजी को गलत साबित कर रहे हैं। पता है बिल्कुल संतोष बहन मान लिया सीबीआई के वकील झूठे हैं, सारी दुनिया झूठी है, बस मेरे मित्र सच्चे हैं। सारी दुनिया झूठी है, बस मेरे मित्र सच्चे हैं, वो सच्चे रहने चाहिए। बिल्कुल सचिन भाई मैं समझाते को मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, और लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि हम हमारी इस नजर आंख का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन हमारे नजरिए का ऑपरेशन नहीं। तो हम किसी के बारे में प्रिस्क्रिप्शन बना लेना, कोई उसका इलाज नहीं हो सकता। बहुत सिंपल भाषा मैंने पढ़ के सुनाया है, और इसकी कॉपी मैं अभी इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, या जैसा मेरे पास है ऐसा सच की राह के जो ग्रुप्स हैं मेरे पास, दो एक बहनों का और एक भाइयों का, उस दोनों ग्रुप्स में डालूंगा मैं इस लेटर को, और आप खुद अपने जमीर पर हाथ रख के देखा कि हम कैसे इस लेटर को डिनाई कर सकते हैं। देखो अब देखिए एक हमारे मुंडालिया साहब है, क्या नाम है इनका, मैं नाम भूल गया भाई। इन्होंने कहा कि भाई पिताजी ने खुद कहा कि उस चिट्ठी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिताजी ने मांग की इस चिट्ठी की सीबीआई जांच कर लो कि जो आपको मेल की गई है,
ये सही भेजी है, गलत भेजी है, कैसी आई है, अर्जी है, फर्जी है, कैसी है। क्योंकि मैंने अब पता क्या बात है कि मेरी आईडी, मेरे नाम से कोई और भी आईडी बना सकता हो सकती है, कोई विजेंद्र कुमार के नाम से एक आईडी बनाए, उससे मेल करते साहब किसी को, हो सकता है। लेकिन मैंने खुद पढ़ा है कि किसी ने लिखा था व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में कि मोहित गुप्ता जी ने जिस दिन ये चिट्ठी भेजी उसी दिन अपने प्रोग्राम में शाम को लाइव बताया कि हमने मेल कर दिया है साहब, या हमने चिट्ठी भेज दी है। तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हमारी मेल का, मेरे नाम को किसी ने मिसयूज किया है। नहीं, मैं नहीं पढ़ा हुआ सरकार, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी आप इतनी बातें सुन पाए, नहीं तो सुन नहीं पाते। मेरा आप सबसे बार बार एक निवेदन है इस बात का कि भक्ति अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति बहुत गलत बात है। आप किसी के प्रति मित्रता रखिए, किसी को पसंद कीजिए, लेकिन गलत चीजों को गलत कहने की क्षमता भी रखिए। एक तरफ आप मानते हैं कि हाँ चिट्ठी लिखी गई है, मेल की गई है, मेल में कहा गया है, और वही बात जब जज ने अभी हुक्मचंद जी आपकी बात का जवाब देते हैं सरकार, लेकिन पहले अपनी छोटी सी बात रखे पूरी कर ले। जब डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ हमने मेल कर दिए, अरे तो कल की बात है सर, अभी आइए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। नहीं, पब्लिक तो वो करे सरकार जिन्होंने भेजी है मेल। अब तक जब जिन चीजों में कोई हस्तक्षेप नहीं उसे पब्लिकली डिस्क्लोज करते रहे हैं, तो अपनी वाली मेल को भी कर दे, देखो जी हमने तो ये भेजा था, इसमें कहाँ धमकी है, करवाओ साहब, वायरल कराओ। आप तो बड़े माहिर हैं, सब बहुत अच्छे से चीजों को मैनिपुलेट करके वायरल करते हैं, इसे भी कर लो। लेकिन अगर बात ये उठी है, पिताजी से पूछा है सीबीआई जज ने कि हमें किसी ने ऐसा लग रहा है कि धमकी भरा कोई मेल किया है हमें, तो हम ये जानना चाहते हैं कि डेरा प्रमुख क्या आप किसी डॉक्टर मोहित गुप्ता नाम के व्यक्ति को जानते हैं? क्या वो डेरा सच्चा सौदा में रहता है? यह सबूत पिताजी को फंसाने के लिए, सरकार बचाने के लिए नहीं है। जहां पर यह बात साबित होती हो कि हाँ दंगे में हमारी संलिप्तता थी, इस दंगा हुआ, हमने उस दंगे को किया, तो पिताजी को बचाना किस एंगल से पिताजी बच रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको कैसे लग रहा है? माशाल्लाह बहुत गजब कर रहे हैं आपसे। बड़ा हैरान भी हूं और बड़ा परेशान भी हूं। हैरान इसलिए हूं कि यार कैसे हो गए सेवादार, परेशान इसलिए हूं कि किसके पीछे लग करके हो गए। मैं भी कुछ दिन था, कोई बुराई नहीं है साहब, जब जागो तब सवेरा। मेरा सवेरा साल भर पहले हो गया, आपका साल भर बाद हो जाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी, होगा जरूर, सवेरा होगा आपका भी। मुझे जरूरत ही नहीं है बहन बताने की, आप देखें। पिताजी अक्सर कहा करते सत्संग में कि मेरी डोर तेरे हाथ मालका, जीवे मर्जी तू हलाई जा। शायद एक भजन भी है अपना इस पे। किसकी डोर कौन हिला रहा है, किसका क्या नजरिया है, किसका क्या मकसद है बहन, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो मोहित का नाम भी आज इसलिए लिया मैंने डॉक्टर साहब का, क्योंकि वो बात जज ने मोहित का नाम लेकर के कही है। नहीं तो मैं कभी किसी का नाम लेने में इंटरेस्टेड था ही नहीं कभी भी, और ना हूं कभी भी, क्योंकि मुझे कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या कहा है, मैं क्या कहूंगा, क्योंकि ये सब मेरे निजी राय है, निजी जानकारियां जुटाई गई है। आपके द्वारा ही बताया जाता है कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, वैसा वैसा हो गया। बहुत खर्च हुआ साहब। पिताजी के निर्दोष होने के सबूत रखना। हाँ निर्दोष हैं पिताजी, और हमेशा मैं कहता रहा हूं आपको, और कल वकील साहब ने भी अपनी बात में कहा। नहीं मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं सरकार आपको, जिसके बारे में मुझे आज आपके ही एक साथी ने कहा कि भाई जब आप बात करते हो नाम लेके बात करो। नहीं तो मुझे कभी जरूरत नहीं थी, और वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि एफिडेविट में ऐसा क्या गलत है जिससे पिताजी के केस प्रभावित हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन अब आपकी हालत और मेरी हालत वो हो गई है साहब कि हम सांप हैं और छछुंदर
मुंह में ले लिया साहब, छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे, खा जाएंगे तो कोड़ हो जाएगा वाली स्थिति में। लेकिन उसे चबाने से पहले छोड़ दोगे तो साहब तो ना तो कोड़ होगा ना भूखे मरोगे, दूसरे भोजन की व्यवस्था कर लेना। लेकिन अगर आपको इतनी सरल भाषा वाला एफिडेविट भी समझ में नहीं आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मीटिंग जिसके बाद दंगा हुआ, एक कई लाख लोगों के बीच में बात कही गई है। मालिक के पैरों, मैं तो बस एक बात कहूंगा, सुनो सबको, जो आपको समझ में आए वो ठीक, चाहे कोई गलत भी ठीक बता रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि अब तक हो ही रहा है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मोहित भाई को छोड़ करके अकेला छोड़ के आप पीछे हट जाएं, क्योंकि जब मसला किसी मूंगफली बेचने वाले का नहीं, कोई ठेली पे मूंगफली बेच रहा है उसको कुछ दो बातें हम कह आए, मसला सीबीआई के जज का है। सरकार लगेगा पता सबको, आने दो वक्त कि चिट्ठी क्यों लिखी गई, क्या मंशा थी, क्यों धमकी जैसा उसमें वर्ड यूज किया गया, क्या वजह रही। अगर तमाम प्रमुख समाचार पत्रों में सीबीआई के जज को अगर ऐसा कुछ कहा गया है, हमें नहीं पता क्या कहा गया है चिट्ठी में, अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो एक बहुत चिंताजनक बात है। सब जानते हैं कि पिताजी निर्दोष है, लेकिन साबित क्यों नहीं कर पा रहे, किसके सामने साबित करें भाई जी। अब हाई कोर्ट के नाम पर प्रमाण मांगा जाएगा जी, सब सावधान रहें जी। बिल्कुल जिसको लगता है कि प्रमाण नहीं देना वो मत करना, किसी की जेब में हाथ डाल के नहीं निकाला जाएगा, ना ही पहले कभी निकाला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथ संगत जी कि आपके द्वारा दिए गए इस एफिडेविट का कहां इस्तेमाल होगा ये तो वक्त तय करेगा आने वाले समय पे। लेकिन अभी हुकमचंद जी का सवाल था शायद कि अब तक क्या नहीं कर पाए, तो आप सब एक बात समझिएगा, जांच किसने की? सीबीआई ने। मुकदमा कहां चला? सीबीआई कोर्ट में। पैरवी कातिलों की, जिनके कत्ल हो गए, उनकी कौन कर रहा था? सीबीआई के वकील कर रहे थे। अब फैसला किसने देना था? सीबीआई के जज ने देना था। 19 साल जांच की और निकला कुछ नहीं साहब। फिर तो 19 साल किया क्या आपने? 19 साल अगर कोई जांच की है आपने, किसी व्यक्ति के पीछे दौड़े हैं आप और कहते हैं 19 साल बाद इसमें तो कुछ भी नहीं मिला यार, तो फिर 19 साल क्या किया आपने? 5 साल, 4 साल, 8 साल, 7 साल में क्यों नहीं कह दिया कि यार कुछ नहीं है, फाइल बंद करो, भेज दो? सवाल थे आप पर, इसलिए सजा देना आपकी मजबूरी है। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, इस बात को समझें जरा थोड़ा सा कि जैसे ही अब हाई कोर्ट में चीजें जाएंगी ना, चीजें बहुत हद तक सुधर जाएंगी। हाई कोर्ट में अभी सीबीआई के जज ने क्या क्या करके आजीवन कारावास दे देगी, खट्टा सिंह ने कहा है इसलिए हमने दे दिया। लेकिन खट्टा सिंह के पास क्या इस बात का कोई पुख्ता सबूत है? इस बात का कोई पुख्ता सबूत है कि गुरुजी ने कहा था कि वो इसको मार दो? सबूत देने पड़ते हैं हाई कोर्ट में। यहां तो भैया कहने वाले भी वही थे, कहलवाने वाले भी वही थे, सुनने वाले भी वही थे और सुनाने वाले भी वही थे सजा। तो असली जो मुकदमा लड़ा जाएगा, अब सरकार अब लड़ा जाएगा यहां पर हाई कोर्ट में। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो, संयम रखें, किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत टिप्पणी सोशल मीडिया पर माननीय न्यायालयों पर ना करें, माननीय जज साहब पर ना करें। उनका काम तो सजा सुनाना है साहब। सजा को अगर हम मान लेते हैं तो साहब अपील में नहीं जाएंगे। अगर अपील में जा रहे हैं तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमसे धक्का हुआ है, हमारे साथ जबरदस्ती करके थोपा गया है हम पर। हमने किसी का बुरा नहीं किया, यह है सरकार। लेकिन आपको पहले से पहले ही सब जानते हैं इस बात को कि सीबीआई 101% आपको सजा करेगी, जानते सारे हैं। लेकिन अपने पीछे भी तो लगाना है, पूंछ लंबी करनी है ना साहब। कैसे करोगे? सबको बरगलाओगे, ये गलत है, वो गलत है, ये झूठ है, ये सही है। मुझे तो एक ही बात का जवाब दे दो। आज तक हुकमचंद जी मेरा निवेदन है आपसे और सेतिया साहब आपसे भी,
मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगा दोनों को कभी भी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब आप पूछ के दीजिएगा, मुझे तो मिला नहीं आज तक। कई बार पूछा है कि 145 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट जब लगाई गई तो उसके बाद जज की टिप्पणी क्या थी कि भाई ये कागज क्यों दिए गए हैं, इनका क्या करें हम, क्या कहकर के जज ने उनको एक्सेप्ट किया, क्यों फाइल में है पेपर। नहीं तो कोर्ट मुकदमे लड़े साहब, जज कहता है ठीक है ये किसी काम का कागज ले जाओ, उसको वापस उठाओ, निकलो यहां से, कुछ और है तो लाओ। फाइल्स में अपडेट नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट, अगर वो डॉक्यूमेंट फाइल में है तो उस फाइल को क्या कह करके जो आपको बहलाते फुसलाते ना कि हमारे पास 145 पन्ने वाले मेडिकल रिपोर्ट है, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट है, पिताजी को मारने की साजिश है, उनसे ये भी पूछ लीजिएगा भैया उस 145 पन्ने की रिपोर्ट को जब एडमिट किया गया कोर्ट में, उसके बाद का मसला क्या था, उसके बाद क्या रहा। अगर जवाब मिले तो कल फिर रहूंगा मैं लाइव, जरूर दीजिएगा, बात कर लीजिएगा अपने साथियों से फोन पर कि भैया क्या मसला है। 145 पन्नों की रिपोर्ट तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इसके बाद का क्या है। बिल्कुल, देखिए जिनेन भाई ने लिखा है कि मीत नाम है हमारे मित्र का, डेरे के वकीलों के इंटरव्यू इस बात को बता रहे हैं कि वो अब खुल के लड़ेंगे, क्योंकि जो जजमेंट का आधार होगा उसके ही आंसर करने हैं, क्योंकि कमियां वहीं से ढूंढ कर मुकदमा लड़ा जाएगा, बहुत सरलता से लड़ा जाएगा और होगा वो भी। आज तक जो कुछ भी हो रहा था वो सीबीआई के वकील कर रहे थे, तो हमारे वकील क्या कर रहे थे, हमारे वकील तो मुकदमा लड़ रहे थे साहब, लेकिन जब मैच फिक्स होता है ना वो मैच हार जाते हैं। आईपीएल देखो ना आप शायद मुझे लगता है आजकल आईपीएल नहीं देख रहे हैं। मेरा आपसे बहुत सीधा सा एक निवेदन है हुक्मचंद जी, बड़े भाई आप मेरे, कि आप प्लीज उनसे पूछिएगा कि 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट लगी है, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता। अगर मेरे पास फाइल होती ना मुकदमे की तो मैं 4-5 पन्ने पलटता और आपको ऐसे बकायदा तसल्ली पूर्वक दिखाता कि भैया देखो 145 पन्ने की जब मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई तो उसके बाद जज ने क्या राहत दी और क्या सख्ती की, इसका क्या दुष्परिणाम आया और किसका क्या लाभ हुआ। दो चीजें होती हैं साहब, अगर मैंने ये कागज आपको दिखाया तो इसकी दो ही चीजें होंगी, या तो इसका लाभ होगा बहुत ज्यादा या इसका दुष्परिणाम आएगा। दुष्परिणाम मीन्स कि इससे नुकसान होगा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ध्यान दीजिए चीजों पर, और जो सवाल मेरा है आप पूछ करके कल बता दीजिएगा मुझे। और मैं चाहूंगा कि सैम साहब शायद आपको भी आपकी बात का जवाब मिल गया, जिसके लिए आपने मुझसे आज बात की। आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने एक टॉपिक दिया जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि भाई एफिडेविट पर बताइए कुछ गलत होगा तो, अगर बहुत चीज़ें आप ईमानदारी से अगर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एफिडेविट आत्मघाती बम है साहब, जिससे हमने खुद ही को मार डाला है। चलिए मैं अरदास करूँगा बेपरवाही से, पिताजी सबको सद्बुद्धि दें, मुझे ज़्यादा दें साहब, आपका गुजारा जैसे हो सकता है वैसे चलाइए, लेकिन सद्बुद्धि चाहिए, उसका रहमो करम चाहिए, अपनी पनाह में रखे, वो अपने चरणों से जुड़े रखे, और ये जीवन ऐसे ही उसके एक फर्जी गवाह को आप फोन करके जिसको कहोगे लाइन पर ले लूंगा ना, मुझे जरूरत नहीं है सरकार। मैं तो जानता हूं कि उसका वो क्यों लगाई गई थी रिपोर्ट, मैं समझता हूं इस बात को, लेकिन कुछ लोग, चलिए मेरा एक सवाल और है कि अगर आपको माननीय कोर्ट से छुट्टी लेनी है कि यार मुझे कल नहीं जाना है कोर्ट में, तो क्या लगाएंगे आप, मेडिकल लगाएंगे या शादी का कार्ड लगाएंगे? क्या करेंगे आप? अगर आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं या कोई वजह है जिसके से आप नहीं जाना चाहते, क्या करेंगे आप? अब पता क्या कहेंगे, देखो बिजनर ने कहा था पिताजी ने फर्जी रिपोर्ट लगा दी। वो बात तो सच्ची मान ली आपने, लेकिन जब पिताजी ने कह दिया कोर्ट में कि हम नहीं जानते किसी को, तो साहब लेकिन हम जोर लगा रहे नहीं जानते हैं, वो तो दबाव में कह रहे हैं किसी के। अब सबूत दे दो इस बात का कि कहा भी गया है नहीं कहा गया है, बस वो मौला ही जाने क्या हो सकता है। रहमत कर सदगुरु, बस यही है अरदास की पिताजी सबको सद्बुद्धि दो और सब पे अपना दया में रहमत बरसाओ और सबके कलेजों को ठंड दो।
पिताजी कभी झूठी मेडिकल रिपोर्ट, देखा मैंने कहा था यही होगा। पिताजी जब झूठी मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाएंगे तो पिताजी झूठ बोलेंगे कि भाई मैं मोहित को नहीं जानता। इस पर तो पूरा जोर लगा दिया साहब लिखने में, लेकिन उस पर भी तो लिखो कि हाँ पिताजी झूठ बोल रहे हैं कि पिताजी नहीं जानते उसको, पिताजी दबाव में कोर्ट में लिख दो ये भी यार, क्या फर्क पड़ता है। जगजीत खंगूरा जी बहुत बहुत स्वागत साहब, धन सदगुरु त्रयासरा। सुखदेव राम जी धन सदगुरु त्रयासरा। मुकेश सेतिया जी धन सदगुरु त्रयासरा। सुधाबेन धन सदगुरु त्रयासरा। संतोष जी धन सदगुरु त्रयासरा। अमीचंद जी धन सदगुरु त्रयासरा। और तमाम मालिक के प्यारे सभी को धन सदगुरु त्रयासरा। सेठी साहब धन सदगुरु त्रयासरा। मीत भाई धन सदगुरु त्रयासरा। इनके हिसाब से कृष्ण जी अधर्मी थे भाई जी धन सदगुरु त्रयासरा। बेबी पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता, पंजाबी में लिखा है धन सदगुरु त्रयासरा। आज हमारे वकील ऊपरी कोर्ट में पूरा जोर लगाएंगे, अब तक क्या टाइम पास कर रहे थे। हुकमचंद जी साहब जवाब दीजिएगा मेरी बात का भी, आप लिख रहे हैं अच्छी बात है लेकिन मेरी बात का जवाब दें। दीवाना सच का धन सदगुरु त्रयासरा। अनिता बहन धन सदगुरु त्रयासरा। भ्रष्ट गद्दारों का अंत बहुत नजदीक है। नरेश कुमार जी सही बात, यह बात वही जज कह रहा है जिसने पिताजी को दोषी ठहराया। नहीं, जज नहीं कह रहा है साहब, जज ने पूछा है। जज ने पूछा क्या बाबा जी आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं? पिताजी ने कहा नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में रहता है? मैंने कहा नहीं। हरजीत बाबू जी धन सदगुरु त्रयासरा। तो चलिए, ये आज ये प्रोग्राम इस एफिडेविट के बारे में किया था। इसकी सॉफ्ट कॉपी में अभी इस प्रोग्राम खत्म होते ही तुरंत आप सबके जो सच की राह के ग्रुप्स में हैं और जो साथी जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, वो नंबर लिख ले और मुझे हाई लिख के और अपना नाम लिख के भेजिएगा, मैं जोड़ दूंगा ग्रुप में, आप सबको मिल जाएगी कॉपी। नंबर है मेरा 9810529339। ये एफिडेविट हिंदी में बनाया गया था जिसमें पूज्य हजूर पिताजी को सीधे सीधे दोषी बनाने की साजिश है, दंगे का मास्टरमाइंड बताने की कोशिश है। क्योंकि मीटिंग जब तुम्हारे घर में होगी तो तुम कैसे मास्टरमाइंड होने से बच जाओगे भैया। अच्छा देखिए, बहुत सारे 45 मेंबर इस एफिडेविट के हिसाब से उछल उछल के कह रहे हैं पिताजी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आग लगा देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम जाने नहीं देंगे। मैंने सुना, आपने लिखा है मैंने सुना, कहां पे सुना? डेरा प्रमुख के निवास पर सुना, जिसे हम तेरावास के नाम से जानते हैं। कहां सुना है साहब? डेरा सच्चा सौदा में, डेरा सच्चा सौदा के शास्त्र नाम जी धाम में। तो मालिक के प्यारो, ये मुझे समझ में आता है, लेकिन आप शायद पंजाबी ज़्यादा अच्छी समझते हैं, मुझे पंजाबी उतनी नहीं आती, मैं नहीं समझा पाऊंगा पंजाबी में, या बहुत ठेठ देसी भाषा सरकार वो मुझे नहीं आती है बोलनी ज़्यादा, लेकिन आप बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। ये एफिडेविट पिताजी को पंचकुला दंगे का मास्टरमाइंड घोषित करने के लिए आपके हाथों में है, और इसे मैं आज सच की राह का जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डालूंगा। सच की राह का जो मेरा ब्रॉडकास्ट है उसमें कई हजार सेवादार हैं, उन सबको पर्सनली भेज दूंगा। आप पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा। हो सकता है कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, मेरे बोलने की बात समझ में ना आए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िएगा। जब तक पढ़िएगा जब तक कि आपको इन सवालों का जवाब ना मिल जाए कि आखिर इस एफिडेविट की जरूरत क्यों है। जब आपको ये बात समझ में आ जाए तो तब आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने कहा कि हम ठीक हो सकते हैं शायद, लेकिन बहुतों को तो मानना है तो मामला ही गड़बड़ है। तो मैं ये सॉफ्ट कॉपी इसकी अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको सभी ग्रुप्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा बहन, जब दौड़ोगे आगे, सबसे आगे दौड़ोगे तो सब पीछे ही दिखाई देंगे, लेकिन चलिए नजरिया है देखने का। धन सदगुरु त्रयासरा। चलते चलते एक लौट के आजा पापा मीत आप सबके साथ। लक्ष्मण भाटी जी धन सदगुरु त्रयासरा। कुलदीप भाई धन सदगुरु त्रयासरा। भाई जी मेरा नंबर लिख लें आप, मैं सबको अगर जोड़ पाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आप मेरा नंबर बोल रहा हूँ, उसे आप हाई लिख करके अपना नाम लिख कर मुझे ब्लॉक और अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। नंबर है मेरा 9810529339 9810529339 9810529339। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे इस पर अपना नाम, अब देखो बहुत सारे लोग सेवादार लिखते हैं, भाई मैं तो जोड़ भी नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें आप मुझे 2 चीज़ लिख के भेज दीजिएगा, अपना नाम भेजिएगा और अपना ब्लॉक का भी नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको आपके ब्लॉक के नाम से सेव कर लूँगा। पिताजी की रहमत से किस दिन आपके ब्लॉक
के आसपास से निकलना पड़ा या निकला मैं कभी, तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपसे बात भी हो जाएगी। चाय का बहुत शौकीन हूँ, एक चाय भी आपके साथ हो जाएगी। भाई जी आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। मैं हमेशा खुश होता हूँ भाई। या तकलीफ़ है, कमर में थोड़ी दर्द होता है, लेकिन खुश हमेशा, क्योंकि पिताजी ने हमेशा सिखाया कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आंसू टसवे बहाऊँ बैठ करके लंबे लंबे और कहूँ कि पिताजी तेरी याद आ रही है, और उसे फंसाने की साजिशों में लिप्त रहूँ और कहूँ कि मुझे तेरी याद आ रही है, तो ये तो मुझसे होगा ना साहब। लेकिन विपिन भाई ये बहुत सरल भाषा में एफिडेविट है। आप, मैं चाहूँगा कि आप सब समझें इस बात को। मोहित भी मुझ जैसे ही सेवादार है, मुझसे बेहतर सेवादार है। मैं तो हूँ ही नहीं, खैर साहब, वो मुझसे बहुत बेहतर सेवादार है। तो चलिए एक छोटा सा एक गीत है, उसे भजन के रूप में अक्सर पिताजी की जब याद आती है गुनगुनाता हूँ, तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। रोज़ सुनाता हूँ, आपको बोर हो गए तो सुनिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। नहीं, मोहित के नाम से खुश नहीं हूँ मैं इस बात से दुखी हूँ कि पिताजी ने ये कहा कि मैं मोहित को नहीं जानता हूँ। मैं इस बात से दुखी हूँ कि एक व्यक्ति पिताजी का नाम लेकर बार बार कह रहा है कि वो जानते हैं मुझे, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन पिताजी ने कहा हम उसे नहीं जानते। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि पिताजी मुझे जानते हैं। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करूँगा कि सब लोग मुझे जानते हैं। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है इस बात का, विद फोटो दिखाता है, मैं ऐसे लाखों सेवादारों को जानता हूँ जिनकी फोटो पिताजी के साथ है, और फिर तो हर व्यक्ति खड़ा होकर दावा करने लगा कि देखो जी मेरी फोटो गुरुजी कहते हैं मुझे जानते हैं। 4 फोटो दिखा दो साहब, लगा लो लोगों के पीछे कि मैं खड़ा हूं। आलसी तो हूं मैं, लगा लो पीछे कि पिताजी मुझे पर्सनली जानते थे, बिल्कुल साथ में खड़ा हूं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा। हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक और था साहब, ये भजन अपने एक सेवादार हैं जसपाल जी, उनका लिखा हुआ है और बहुत खूबसूरत है कि मोटिवेशनल भजन है कि इतिहास लिखे रोहतक चिरब जी, करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक चिरब जी, करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। ठप्पा ना गदारी दाला वाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। दौर से जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पे गई।
दौर सी जुदाई वाला चलदा, जिंदगी गमा दे बस पै गई, ऐसा मस्ताना यार मिलिया, कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। याद विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी है शाम, ठप्पा ना गदारी दा लावालियो, आना छेती खुशी दा पैगाम, ठप्पा ना गदारी दा लावालियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम, इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम, ठप्पा ना गदारी दा लवालियो, आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सदगुरु तेरा ऐसा। और किसी भी सेवादार के मन को अगर मेरी किसी बात से भी ठेस पहुंची हो तो साहब आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी किसी बात से सहमत हो। आप अपना चलो भाई एक बात बताओ, 23 सितंबर को चिट्ठी क्यों नहीं आई? ये तो भाई चिट्ठी लिखने वाले बता सकते हैं। और देखिए विपिन भाई, मैंने आदरणीय पूजनीय माता जी, पूज्य हजूर पिताजी की माता जी से मैंने पूछा है कि माता जी चिट्ठी आती है उसके बारे में क्या कहना है। लोग कहते हैं कि चिट्ठी फर्जी है, तो माता ने कहा कि बेटा चिट्ठी पिताजी लिख करके भेजते हैं, वकील मुझे दे करके जाते हैं। आप भी बोलो, मैं भी बोलूँ, सारी दुनिया बोले चिट्ठी झूठी है, लेकिन अगर माताजी ने कह दिया चिट्ठी सच्ची है तो साहब वो सच्ची है, बात ही खत्म हो जाती है। मेरे लिए तो खत्म हो जाती है। और चिट्ठी नहीं आई, पिताजी को लगा होगा कि नहीं भेजनी चिट्ठी, नहीं भेजी साहब। अगर उन्हें लग रहा है कि चिट्ठी भेजनी है, पिताजी को पता था कि कोरोना चल रहा है, गोपी राम को नहीं पता कि कोरोना चलेगा, कोरोना आएगा तो 10 तारीख के बाद बड़ा भयानक रूप में आ जाएगा। अप्रैल का महीना था, मुझे अच्छे से याद है, 1 अप्रैल को शायद चिट्ठी आई थी, जिन्हें कहा था कि बेटा कोरोना अपने बहुत खतरनाक रूप में आ रहा है, सब सावधान रहना, एहतियात बरतना, सरकार ने जैसा कहा है वैसे आप एहतियात रखना। तो साहब अगर, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा नजरिया ऐसा बनाते हैं कि चिट्ठी गोबीराम जी लिख रहा है, गोबीराम नहीं लिखता, गोबीराम भी एक सत्ब्रह्मचारी है साहब। लेकिन अगर माताजी ने कहा है विपिन भाई, तो मेरे लिए पक्की बात है कि पिताजी चिट्ठी भेज रहे हैं। मुझे इसमें इंतु किंतु परंतु की चर्चा नहीं, क्योंकि मैं मिला हूँ माताजी को, परिवार को मिला, बात हुई मेरी। उस मुलाकात के बाद लोगों ने मुझे प्रवक्ता कहना शुरू किया। चलो जी, अहोभाग्य हमारे जो ऐसे तमगे मिलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो एक मुलाकात थी, एक औपचारिक मुलाकात। मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए परिवार से, मैंने समय मांगा, मुझे समय मिला, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब थे। लेकिन जब आप लोगों के सवालों के जवाब दिए, तो जो लोग चाहते थे कि ये सवाल, इन सवालों के जवाब कभी ना आए, चिट्ठी को हम हमेशा फर्जी घोषित करते रहे। मैंने भी पहली चिट्ठी के बारे में गलत कहा, क्योंकि मुझे भी समझाया गया था चिट्ठी ये साइन नकली है, असली है। मैं आपसे भी कहता हूँ, आप अपने 10 बार साइन कीजिए एक कागज पे, 10 में से 8 आपके अलग होंगे, 2 शायद एक जैसे मैच कर जाए, लेकिन 8 में भी 19-20 हो जाएगा। चलिए विपिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माना, मैंने विश्वास कर सकते हो मेरा कि मैंने माताजी को पूछा, और मैंने आप सबके लिए ही पूछा कि बहुत सारे सेवादारों के मन में सवाल है कि चिट्ठी सही है या गलत है, कि आखिर मसला क्या है, कोई गुमराह तो नहीं कर रहा। तो माताजी ने कहा नहीं, चिट्ठी सही है, पिताजी भेजते। और 2 बार हफ्ते में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात होती है पूज्य पिताजी से, और बाकी दिन ऑडियो कॉल पर बात होती है। दो नंबर वहाँ लिखाए गए हैं, दोनों नंबर वेरीफाइड नंबर हैं, जो पुलिस के द्वारा वेरीफाई किए गए कि वाकई जिन व्यक्तियों के नाम से गुरुजी ने कॉल रजिस्टर कराई है वही लोग सुनते हैं कॉल को, कोई और सुनता है। और एक बात और, इसमें भी ये कहा गया, अखबार में भी कहा गया, कल वकील साहब ने भी कहा कि गुरुजी ने कहा कि भाई हम नशा माफिया के खिलाफ, हम शराब माफिया के खिलाफ, हम जो भी हमारे मानवता भलाई के कार्य चल रहे थे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, अब आप हमें यहीं रखना चाहते हो तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सेवादारों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, मानवता भलाई कार्य चलते रहें। तो जेलर साहब, वो जो क्या नाम है, जज साहब है, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो काम है वो आपको सजा सुनाना है, फैसला देना है किसी भी मसले पर, तो आपको राहत देना
जेल मैनुअल में होगा तो जेलर साहब तय करें, जेल प्रशासन तय करे और या सरकार तय करे। हमारा काम आपको ये कहना नहीं कि आप ऑनलाइन आकर के भक्तों को संदेश दें। भक्तों को संदेश देना है या नहीं देना, अगर जेल मैनुअल में अगर ऐसा प्रावधान होगा तो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। या अगर सरकार को लगता है कि भाई इनके किसी बात को कहने से नशा कम होता है, हरियाणा प्रदेश में, देश में नशे की मात्रा कम होती है 19-20, तो आने चाहिए ऐसे, वो सरकार का और जेल प्रशासन का मसला, हमारा नहीं। मसला सवाल जवाब इस बात पर होने चाहिए कि पिताजी ने इतनी अच्छी बात रखी है, सजा होने के बाद भी पिताजी मानवता, जो लोग कहते हैं कि देखिए जी राम रहीम जी बैठे हैं, सुकड़ के बैठे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो लड़खड़ा रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, तमाम बातें झूठी हैं, तमाम गलत बातें हैं। पिताजी पूरे आत्मविश्वास से भरे, तभी कोई देखिए, अगर मुझे सजा हो जाए साहब, मैं तो लड़खड़ा जाऊंगा वैसे कि यार इतनी बड़ी सजा दे दी है, मैं बाहर कैसे हूँ। लेकिन वो वालिद उजान खुद खुदा सब जानते हैं, जैसे उनको सजा का ऐलान, उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ रखना चाहते हो तो, लेकिन हमारी ये गुजारिश है ऐसा करवा दो। तो जज साहब ने कहा भाई ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ये जेल प्रशासन और सरकार का मसला, वहां अर्जी दे। तो मालिक के पैरों हिम्मत रखो, हौसला रखो, आने वाला वक्त अच्छा होगा और पिताजी के दिखाए गए रास्ते पर हम सब ने चलना है। ये संदेश है शायद पिताजी का जो अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मानवता, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मानवता भलाई के काम रुके हुए हैं। हाँ जी बताएं, एफिडेविट से पूज्य पिताजी कैसे फंस जाएंगे। अब आप 1 घंटा लेट आए हैं सैम साहब, मैंने एफिडेविट निकाल के रखा है, अंडरलाइन भी किया है। इस प्रोग्राम को मेरा निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़ करके, कि आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुन लीजिएगा अपने कीमती समय में से समय निकाल करके, किस क्लॉज में कहाँ हम फंस सकते हैं, कहाँ हमें नुकसान हो सकता है। बहुत विस्तार पूर्वक आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मुझसे आज बात की सैम साहब, कि मुझे भी लगा कि आज बात कर लेनी चाहिए एफिडेविट पर, तो आज विस्तार पूर्वक बात हुई है। तो आप सैम साहब सुन लीजिएगा इस प्रोग्राम को दोबारा से एक बार, क्योंकि लगभग मुझे 1.25 घंटे से ऊपर हो गया बोलते हुए। और मैं आभारी हूँ सैम साहब आपका कि आपके कहने पर मैंने आज एफिडेविट पर बात की और शायद कुछ सेवादारों को समझ में भी आया कि हाँ सही बात है, तो शायद आपको भी समझ में आया। मैं तो अरदास करूँ पिताजी से कि पिताजी जो मैंने थोड़ा बहुत कहा है गलत सलत, अगर किसी को समझ में आए तो आपका बड़ा आभार, उन सेवादारों पर भी और मुझ पर भी। मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा, लोग सही रास्ते पर आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सैम साहब आप दोबारा देख लीजिएगा साहब प्रोग्राम, शुरू से मैंने इसी पर चर्चा की आज, एफिडेविट पे, ये वाला एफिडेविट है आपका हिंदी का, इस पर चर्चा की है। और मैं आपको ये सब अभी सच की राह का जो हमारा ग्रुप्स है उनमें सभी में इसको मैं डाल दूंगा, तो इस एफिडेविट को वहाँ भी आप सेवादार सभी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के विचार कर सकते हैं कि क्या हमें नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। दीपक भाई धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, और नेताजी की उपाधि देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुकुमचंद भारद्वाज जी बाबू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, हरबंश जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और हमारी बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद देना, और सुप्रीत को बहुत बहुत आशीर्वाद, पिताजी इस पर बहुत रहमत करें, एक अच्छा नेक बच्चा बने हमारी सुप्रीत बिटिया, और कमलेश वालिया जी बहन धन धन सदगुरु तेरा आसरा। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।